रूखा गांव, नाम ही उसकी कहानी कहता था। धूल भरी हवाएं, फटी हुई जमीन और सूखे हुए पेड़, यही इस गांव का परिचय था। हर साल मानसून की अनिश्चितता और जमीन की बढ़ती बंजरता ने यहाँ के लोगों की उम्मीदों को भी सूखा दिया था। खेती उनका मुख्य पेशा था, लेकिन अब यह सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह गया था। बच्चे कुपोषण का शिकार थे, युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, और बूढ़े अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए बस एक चमत्कार की उम्मीद करते थे। इसी रूखे गांव की पगडंडियों पर पला बढ़ा था आकाश। उसकी आंखें गांव की बदहाली देखती थीं, लेकिन उसका दिल एक हरे भरे सपने से भरा था। वह कल्पना करता था एक ऐसे गांव की जहां हर खेत लहलहाता हो, जहां नदियां कलकल बहती हों और जहां बच्चे खुलकर हंसते हुए मिट्टी में खेलें, उन्हें कुपोषण या प्यास की चिंता न हो। आकाश सिर्फ सपना देखने वाला नहीं था, वह जानता था कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पसीना बहाना होगा, हार जीत की परवाह किए बिना जूझना होगा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन शहर की नौकरी के पीछे भागने की बजाय वह अपने गांव लौट आया। लोगों ने उसे पागल समझा। शहरों में लाखों कमा सकते हो, यहां आकर क्या मिट्टी खोदोगे? उन्होंने पूछा। लेकिन आकाश के पास एक ही जवाब था, मैं इस मिट्टी को सोना बनाना चाहता हूं। आकाश ने गांव आते ही अपना विचार लोगों के सामने रखा। हमें इस बंजर जमीन को हरा भरा बनाना होगा। मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम पानी को बचाना सीखेंगे, नई तकनीकें अपनाएंगे और जैविक खेती करेंगे। गांव के मुखिया रामलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, आकाश बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तू शहर में कुछ कर। यहां हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इस जमीन ने हमें सिर्फ मायूसी दी है। ये सब बस किताबों की बातें हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता। गांव के अन्य लोगों ने भी रामलाल की बात का समर्थन किया। सालों से यही करते आ रहे हैं, क्या तेरी नई तकनीकें आसमान से बारिश ले आएंगी? एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। आकाश अकेला पड़ गया। सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे अज्ञानी कहा और उसके सपनों को हवा में उड़ाने की कोशिश की। लेकिन आकाश को अपनी दादी शांति देवी पर पूरा भरोसा था। दादी, जो उम्र और अनुभवों से पकी थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब पूरा गांव आकाश के खिलाफ था, तब दादी ने आकाश का हाथ पकड़ा। बेटा, पेड़ लगाने से पहले जड़ें मजबूत करनी होती हैं। तू अपनी जड़ों को मजबूत कर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। किसी के कहने से रुकना मत, बस अपने काम पर ध्यान दे। दादी की प्रेरणा और अटूट विश्वास आकाश की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उसने गांव के एक कोने में एक छोटे से बंजर टुकड़े पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि उसे पहले खुद को साबित करना होगा। रिया, उसकी बचपन की दोस्त और गांव की सबसे तेज तर्रार लड़कियों में से एक, ने भी उसका साथ दिया। रिया का परिवार भी मुश्किल में था और वह आकाश के सपने में एक उम्मीद की किरण देखती थी। आकाश, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर करेंगे, रिया ने कहा। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो आकाश को हिम्मत देती थी। वे दोनों मिलकर उस कठोर जमीन को खोदने लगे। उन्होंने पहले मिट्टी की जांच की, पता लगाया कि उसमें किस चीज की कमी है। फिर उन्होंने जैविक खाद बनाने की शुरुआत की। हर सुबह सूरज उगने से पहले और रात में चांद की रोशनी में वे काम करते रहते। गांव वाले उन्हें देखते, हंसते और ताने कसते। देखो, दो बच्चे मिलकर बंजर जमीन को सोना बना रहे हैं, एक ने मजाक उड़ाया। आकाश और रिया ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। उन्होंने पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, इसके बारे में किताबें पढ़ी और स्थानीय कारीगरों की मदद से एक छोटा सा सिस्टम तैयार किया। पहले ही साल किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। भीषण गर्मी और अप्रत्याशित सूखे ने नए पौधों को झुलसा दिया। आकाश ने अपनी आंखों से अपने सपने को रेत में बिखरते देखा। गांव वाले हंसे। हमने तो पहले ही कहा था, यह सब पागलपन है। आकाश का दिल टूट गया। वह उदास होकर दादी के पास गया। दादी, सब खत्म हो गया। सबने कहा था यह नामुमकिन है। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हार मानने से पहले तूने कोशिश तो की, यही सबसे बड़ी जीत है। क्या एक बार गिरने से दौड़ना छोड़ देते हैं? नहीं बेटा, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठकर तेज भागते हैं। अब तू बता, क्या तू रुक जाएगा?
दादी की बातों में जादू था। आकाश ने अपनी आंसू पोंछे और फिर से मिट्टी की ओर देखा। नहीं दादी, मैं नहीं रुकूंगा। पहले साल की असफलता ने आकाश को तोड़ने की बजाय मजबूत बनाया। उसने सीखा कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क और ज्ञान भी जरूरी है। वह और रिया अब केवल मेहनत नहीं कर रहे थे बल्कि ज्ञान भी अर्जित कर रहे थे। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाएं ली, कृषि विशेषज्ञों से संपर्क किया और इंटरनेट पर सफल किसानों की कहानियां पढ़ी। उन्हें पता चला कि बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि सही पोषण और मिट्टी की संरचना को सुधारना भी जरूरी है। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाना सीखा जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उन्होंने स्थानीय पौधों और झाड़ियों से जैविक कीटनाशक बनाने के तरीके खोजे। उनकी छोटी सी जमीन अब एक प्रयोगशाला बन गई थी। वे अलग अलग बीज बोते, अलग अलग तरीके आजमाते और हर प्रयोग के नतीजों का विश्लेषण करते। गांव के कुछ युवा जो रोजगार के लिए शहर गए थे और वहां भी संघर्ष कर रहे थे, आकाश के जुनून को देखकर वापस आने लगे। उनमें से एक था विक्रम, जिसने शहरों में कुछ साल काम किया था और जिसके पास कुछ तकनीकी ज्ञान था। विक्रम ने सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप का विचार दिया। अगर हमें दूर के कुओं या तालाबों से पानी लाना है तो यह सस्ता और टिकाऊ तरीका है, उसने समझाया। यह विचार क्रांतिकारी था। आकाश और रिया ने विक्रम के साथ मिलकर एक छोटा सा सौर पंप सिस्टम तैयार किया। यह महंगा था लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी बचत और गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, जिन्होंने अब आकाश के काम में थोड़ी उम्मीद देखनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान गांव में एक नया संकट आ गया। पास के शहर से एक बड़ा उद्योगपति सेठ धनराज गांव की जमीन खरीदना चाहता था। वह वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहता था जो गांव के प्राकृतिक वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। सेठ धनराज ने मुखिया रामलाल को बड़ी रकम की पेशकश की। मुखिया, जो अभी भी आकाश के प्रयासों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे। सेठ धनराज ने गांव वालों को लुभाने के लिए झूठे वादे किए। मैं आपको रोजगार दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन आकाश जानता था कि यह सब सिर्फ दिखावा था। एक फैक्ट्री का मतलब था प्रदूषण, पानी की कमी और गांव की आत्मा का मरना। आकाश ने गांव वालों को समझाया, अगर हम अपनी जमीन बेच देंगे तो हम हमेशा के लिए पर निर्भर हो जाएंगे। हमारी पहचान, हमारी धरोहर सब खत्म हो जाएगी। अगर हम अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना लें तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम अपनी जिंदगी खुद तय करेंगे। उसकी बातों से कुछ लोग प्रभावित हुए लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में आ गए थे। गांव में एक अजीब सी फूट पड़ गई। यह आकाश के लिए एक नई चुनौती थी, न केवल प्रकृति से लड़ना बल्कि अपने ही लोगों को बचाना। सेठ धनराज ने आकाश को धमकाया, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो इसके बुरे अंजाम होंगे। आकाश डरा नहीं। उसने गांव की मिट्टी पर अपना हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, यह जमीन मेरी मां है, मैं इसे किसी को नहीं छीनने दूंगा। सेठ धनराज के गुंडों ने एक रात आकाश के खेतों पर हमला किया। उन्होंने उसके छोटे से सौर पंप को तोड़ दिया, पौधों को उखाड़ दिया। सुबह जब आकाश और रिया ने यह देखा तो उनका दिल फिर टूट गया। मेहनत से उगाए गए पौधे जमीन पर बिखरे पड़े थे। गांव वाले, जिन्होंने अब तक आकाश का समर्थन नहीं किया था, इस घटना से सहम गए। उन्हें एहसास हुआ कि सेठ धनराज सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी आजादी भी छीनना चाहता था। मुखिया रामलाल भी अंदर से हिल गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। आकाश अपनी हताशा के बावजूद हार नहीं माना। उसने टूटे हुए पंप के टुकड़ों को उठाया और रिया से कहा, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से ठीक करेंगे। इस बार हम और मजबूत होकर खड़े होंगे। सेठ धनराज के हमले ने आकाश को तोड़ना चाहा था लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। गांव वालों को अब विश्वास हो गया कि आकाश अकेला नहीं है और यह सिर्फ उसके सपनों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे गांव की अस्तित्व की लड़ाई है। मुखिया रामलाल, जो अब तक अपने लाभ के बारे में सोच रहे थे, ने अपने गांव के लोगों के दुख और आकाश के अडिग संकल्प को देखा। एक दिन रामलाल आकाश के पास आए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। बेटा, मुझे माफ कर दे,
मैं तेरी बात नहीं समझ पाया। अब मैं और मेरा पूरा गांव तेरे साथ है, बता क्या करना है। यह आकाश के लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब वह अकेला नहीं था। गांव के लोग, जिनमें बूढ़े और जवान दोनों शामिल थे, एक साथ आ गए। उन्होंने टूटे हुए सौर पंप को ठीक किया। सेठ धनराज के गुंडों द्वारा उखाड़े गए पौधों की जगह नए पौधे लगाए। इस बार हर हाथ एक दूसरे का साथ दे रहा था। आकाश ने गांव वालों को जैविक खेती और पानी बचाने की तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने सामूहिक रूप से तालाबों को गहरा किया, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए। हर घर में रसोई के पानी को पौधों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम लगाया गया। गांव में एक नया उत्साह था। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। रिया ने गांव की महिलाओं को छोटे मोटे हस्तशिल्प और अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया, ताकि वे अपनी उपज के अलावा अन्य तरीकों से भी कमाई कर सकें। विक्रम ने गांव में छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के प्यूरिफायर लगाने में मदद की, ताकि सबको साफ पानी मिल सके। धीरे धीरे रूखा गांव बदलने लगा। मिट्टी में नमी लौटने लगी। पहले जहां दरारें थीं, वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगे। कुछ ही महीनों में खेत हरे होने लगे। सूरजमुखी के फूल खिलने लगे। दालों की फसल लहलहाने लगी। गांव के बच्चे अब धूल में नहीं बल्कि हरियाली के बीच खेलते थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी। सेठ धनराज ने कई बार अपने गुंडों को भेजा, लेकिन इस बार गांव वाले एकजुट थे। उन्होंने मिलकर अपने खेतों और गांव की रक्षा की। जब सेठ धनराज ने देखा कि गांव एकजुट है और अब वह उन्हें धमका नहीं सकता, तो उसने हार मान ली और गांव से चला गया। 1 साल के भीतर रूखा गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यह हरियाली गांव के नाम से जाना जाने लगा था। आसपास के गांवों से लोग इसे देखने आने लगे। वे यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक बंजर जमीन को इतनी कम समय में हरा भरा बनाया जा सकता है। सरकार की नजर भी इस पर पड़ी। एक दिन राज्य के कृषि मंत्री ने गांव का दौरा किया। वे आकाश और गांव वालों के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकाश को सम्मानित किया और हरियाली गांव को एक मॉडल गांव के रूप में घोषित किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार हरियाली गांव के मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने में मदद करेगी। आकाश अब सिर्फ अपने गांव का हीरो नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन आकाश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी इस हरियाली को बनाए रखना और इसे और आगे बढ़ाना। उसने गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे भी भविष्य में इस काम को जारी रख सकें। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उन्होंने आकाश का हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने सिर्फ जमीन को हरा भरा नहीं किया, तूने लोगों के दिलों में भी उम्मीद की फसल बोई है। यह हरियाली अब कभी नहीं सूखेगी। हरियाली गांव अब सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि एक दर्शन बन चुका था। यह दर्शन था आत्मनिर्भरता का, प्रकृति के साथ सामंजस्य का और सामुदायिक सहयोग का। आकाश ने गांव को सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जहां किसान अपनी जैविक उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। इससे उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिला और बिचौलियों का शोषण कम हुआ। हरियाली गांव के जैविक उत्पाद अब शहर के बाजारों में अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाने लगे थे। आकाश ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल खोला, जहां उन्हें पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण के महत्व के बारे में भी सिखाया जाता था। बच्चे अब किताबी ज्ञान के साथ साथ जमीन से भी जुड़े हुए थे। वे समझते थे कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। रिया ने गांव की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत किया। वे अब सिर्फ हस्तशिल्प और आचार नहीं बना रही थी, बल्कि सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे उपकरणों के उत्पादन में भी हाथ बटा रही थी। गांव में अब छोटे मोटे उद्योग पनपने लगे थे, जिससे हर परिवार की आय बढ़ रही थी।
विक्रम ने गांव में एक छोटा सा इनोवेशन हब स्थापित किया, जहां ग्रामीण युवाओं को नई तकनीकों और उपकरणों के बारे में सिखाया जाता था। उन्होंने गांव को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलाने की योजना बनाई, जिससे बिजली का खर्च कम हो और पर्यावरण पर दबाव भी न पड़े। हरियाली गांव की सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। देश विदेश से लोग यहां सीखने आते थे। विश्वविद्यालय के छात्र रिसर्च करने आते थे। सरकारें अन्य गांवों में हरियाली गांव के मॉडल को लागू करने के लिए आकाश से सलाह लेती थी। आकाश अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक सामाजिक उद्यमी, एक शिक्षक और एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसके नेतृत्व में हरियाली गांव ने न केवल अपनी बंजर जमीन को हरा भरा किया, बल्कि अपने लोगों के जीवन को भी बदल दिया। गरीबी कम हुई, शिक्षा का स्तर बढ़ा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। गांव अब एक खुशहाल और समृद्ध समुदाय था। एक शाम आकाश गांव की पगडंडी पर चल रहा था। उसके चारों ओर लहलहाते खेत थे, पक्षियों का चहचहाना सुनाई दे रहा था और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने देखा कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, महिलाएं हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रही हैं और पुरुष अपने खेतों में संतोष के साथ काम कर रहे हैं। उसे दादी की बात याद आई, यह हरियाली अब कभी नहीं सूखेगी। उसने मुस्कुराया। यह मुस्कान सिर्फ उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि उस संतोष की थी जो एक सपने को हकीकत में बदलने से मिलता है। उसने देखा कि कैसे एक अकेला बीज, जब उसे सही पोषण और देखभाल मिलती है, तो एक विशाल पेड़ बन सकता है, और कैसे एक अकेला सपना, जब उसे दृढ़ संकल्प और सामुदायिक समर्थन मिलता है, तो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। आकाश की कहानी हमें सिखाती है कि एक सपनों की शक्ति, कोई भी सपना छोटा नहीं होता जब तक कि उसे देखने वाले में उसे पूरा करने की दृढ़ता हो। और हाँ मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना कि गिरकर उठना, उठकर चलना और चलते रहना, यही सफलता का मार्ग है।